दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पीछे टाइटल लिखा हुआ है। आज का वीडियो ग्रहण के ऊपर है यानी इक्लिप्स। आज 21 जून 2020 है और भारत के साथ साथ दुनिया के कई भागों में आज सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी सूर्य कुछ समय के लिए पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और बाकी जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश आता है उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है और जब चंद्रमा बीच में आता है तो उसकी छाया यानी जो शैडो होती है वो अर्थ के कुछ हिस्सों पे देखने को मिलती है। यानी हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर चंद्रमा की पूरी छाया हमें दिखाई देगी, लेकिन जो लोग इस छाया के क्षेत्र से बाहर हैं, इस एरिया से बाहर हैं, उनको कुछ सूर्य दिखाई देगा यानी उनके यहां टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। और जो लोग पूरी तरीके से इस छाया वाले एरिया में रहेंगे उनको पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आज की वीडियो में हम दो तरीके से बातें करेंगे। एक, आज के इस इक्लिप्स के बारे में, आज का जो ग्रहण है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भारतीय परीक्षाएं होती हैं, सरकारी परीक्षाएं, उनमें ग्रहण को लेकर यानी इक्लिप्स को लेकर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे सही सही दिया जा सके। टॉपिक्स इस तरफ लिखे हुए हैं, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। मैं इनको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। अगर बात करें आज के ग्रहण की, तो आज का ग्रहण 9:15 सुबह से शुरू हो चुका है और ये दोपहर बाद 3:04 तक देखा जा सकता है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर। भारत में सबसे पहले ये ग्रहण भुज जो गुजरात है उसमें 9:58 AM यानी 9:58 सुबह सुबह देखा जा सकता है। और सबसे अंत में जो भारत में ये ग्रहण होने वाला है वो है पूर्वी भारत में यानी असम में, गुवाहाटी के आसपास। अगर आप भारत में रहकर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो आपको इंडिया के इन हिस्सों में रहना पड़ेगा। उत्तराखंड के कुछ जिले हैं जैसे चमोली है, देहरादून है और जोशीमठ है। यहां पर 12:09 के आसपास आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। हरियाणा के भी कुरुक्षेत्र और सिरसा में आप पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकते हैं और वो भी लगभग लगभग 12:10 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का भी एक क्षेत्र है सूरतगढ़, जहां पे अगर आप हैं तो पूरी तरीके से सूर्य कवर होता हुआ आपको नजर आएगा, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं, यानी टोटल सोलर इक्लिप्स वो देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर आप दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में हैं या गुजरात में हैं, तो आपको आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। ये बात थोड़ी सी मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखिए, ब्रह्मांड में कई सारे पिंड हैं, अनंत, यानी हम स्पेस की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो देयर आर एन नंबर ऑफ बॉडीज, यानी अनंत संख्या में पिंड हैं। और वो सभी पिंड, सभी गोले एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, किसी ना किसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे अगर बात करें हमारे सूर्य की, जो कि एक तारा है, ये अपनी आकाश गंगा में उसका चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा का मतलब है करोड़ों तारों का एक समूह, एक गुच्छा, एक पुंज, जिसमें सारे तारे उस आकाश गंगा का चक्कर लगाते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है, यानी ये जो अर्थ है जिसको हम प्लेनेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कंटिन्यू इसका काम चल रहा है, लगातार ये कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 365 दिन लगते हैं। और ये जो चंद्रमा है जिसको हम एक सैटेलाइट बोलते हैं, यानी हमारी पृथ्वी का उपग्रह, ये लगभग 28 डेज में हमारी अर्थ का रेवोल्यूशन करता है, यानी 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखिए, प्रकाश जो है यानी जो रोशनी है, लाइट है, वो ना तो चंद्रमा के पास है और ना ही पृथ्वी के पास है। ये तभी चमक सकते हैं, यहां पर तभी लाइट हो सकती है जब सूर्य की लाइट इनके ऊपर आ रही हो। जैसे दिन के समय हमारी पृथ्वी पर सूर्य की लाइट होती है, यानी जो भाग हमारी पृथ्वी का सूर्य की तरफ है वहां पर दिन होता है और पीछे की तरफ लाइट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नाइट। 24 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा लेती है, तो हर एक हिस्सा सूर्य के सामने भी आता है और पीछे की तरफ भी चला जाता है। तो आधे समय तक रात और आधे समय तक दिन रहता है। अब देखिए, अगर हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और अगर हमारा चक्कर लगाने वाला चंद्रमा बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, तो कुछ समय के लिए इस चंद्रमा की जो छाया बनती है वो हमारी पृथ्वी पर आएगी। एक बहुत ही साधारण सी घटना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लाइट के बीच में कोई आ जाए तो हमें लाइट दिखाई नहीं देगी, या फिर कह सकते हैं कि लाइट हम तक नहीं पहुंच रही। बस यही है सूर्य ग्रहण और कुछ नहीं। चंद्रमा बीच में आ गया और सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही है। अब देखिए,
मिथ क्यों जुड़ा? क्या ये जो ग्रहण होता है ये हमारे लिए हानिकारक है? सच मानिए बिल्कुल भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता हमें, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हमारे लिए हानिकारक हैं, बहुत ही अपशगुन है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। मैं उनका ये मिथ या भ्रम दूर कर दूंगा। आपका तो हो ही जाएगा। कैसे? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो एक साधारण घटना है, ये मैं बता चुका हूं। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ब्रह्मांड में सभी पिंड घूम रहे हैं और कोई ना कोई एक दूसरे के बीच में आता ही रहेगा। लेकिन इसको हार्मफुल क्यों बताया गया, इसको नुकसानदायक क्यों बनाया गया? ये एक साधारण सी बात है कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सूर्य से हम तक पहुंचती हैं। हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम धूप में घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे या हमारी स्किन जलने लग जाएगी। लेकिन वो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, अगर उन किरणों को हम अपनी आईज में एंट्री करने की इजाजत दे दें, यानी हमारी आंखों में प्रवेश कर जाएं अगर वो पराबैंगनी किरणें, तो आंखों के अंदर एक पार्ट होता है कॉर्निया, वही दृष्टि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। यानी हमें अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर लाइट है और हमारी आंखों में कॉर्निया बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो सीधे तौर पर वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों में जाती हैं और कॉर्निया को खराब कर सकती हैं। जब सूर्य पूरा चमक रहा है तब वहां से बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, लेकिन उस वक्त हमारी आंखें बिल्कुल भी सूर्य को नहीं देख सकती, अपने आप क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हम कितनी भी कोशिश करें सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। लेकिन जब ग्रहण लगता है तो सूर्य से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो रुक जाती है और उस वक्त हम सूर्य की तरफ आराम से देख सकते हैं। बस वही पल है जब हम हमारी आंखों में उन अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य के चारों तरफ से जो कोरोना भाग होता है वहां से आ रही होती हैं और हम उनको आंखों में जाने की इजाजत दे देते हैं। इस समय हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारा विजन खराब हो सकता है, दृष्टि खराब हो सकती है। तो केवल यह ग्रहण हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर क्या हम ग्रहण को कभी ना देखें? बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है, सावधानी रखनी है कि जब जब आप ग्रहण देखें तो आप अपनी आंखों और सूर्य के बीच में एक काला चश्मा या काली फिल्म ले यूज करें। उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप उसके अंदर से ग्रहण को देख सकते हैं, लेकिन वहां से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। बस केवल इतना सा ही नुकसान है ग्रहण से। इस समय लोगों को घर में रहने की के लिए कहा जाता है, पूजा पाठ करने के लिए कहा जाता है, दान दक्षिणा करने के लिए कहा जाता है। सब बातें जायज हैं, करते रहो, अच्छी बात है, दूसरों को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा इसलिए कहा गया ताकि लोग गलती से भी घर से बाहर ना निकलें, अपने ही घर में मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करते रहें। इतनी देर में ग्रहण खत्म हो जाएगा और लोग अपनी आंखों को खराब होने से बचा लेंगे, क्योंकि शिक्षा का अभाव था। लोग एजुकेटेड नहीं थे, उनको नहीं पता था कि कॉर्निया क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, क ख ग नहीं आता था, एबीसी नहीं आता था। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने सोचा कि साइंटिफिक तरीके से समझाने से बढ़िया है लोगों को धर्म के रूप में समझाया जाए, ताकि वो बाउंड होकर बंद कर घर में बैठ जाएं और ग्रहण से अपनी आंखें ना खराब कर ले। बस केवल इतना सा नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो ग्रहण होता है वो हमेशा हमेशा, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो अमावस्या का होगा। यानी जैसे अगर आप आज की बात कर रहे हैं, यानी 21 जून 2020 की बात कर रहे हैं, तो आज अमावस्या का दिन है, यानी न्यू मून डे। अमावस्या को ही होगा जब जब सूर्य ग्रहण होगा। आखिर क्यों? देखिए जरा, देखिए चंद्रमा हमें कब दिखाई देगा आसमान में? जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी होगी। वो तो होगी, ठीक है, लेकिन उसका जो ब्राइटर पार्ट होगा, उसका जो चमकीला भाग होगा, वो हमारी तरफ होगा, तभी चंद्रमा दिखाई देगा। मून के पास भी खुद का लाइट नहीं है। तो होता क्या है, जब हमारे चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, उस वक्त जब वो अर्थ और सन के बीच में होता है, तो उसके ऊपर दिन, यानी उसके ऊपर जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारी साइड में नहीं होती, बल्कि हमसे अलग साइड में होती है, दूसरी तरफ होती है। तो हमारे सामने चंद्रमा होते हुए भी हमें वो दिखाई नहीं देता, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो रात का समय हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट है चंद्रमा के ऊपर सूर्य की, वो हमारी तरफ नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा।
और लाइट कब नहीं होगी? जब लाइट का सोर्स यानी जहां से लाइट आ रही है वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट साइड में हो। अरे भाई, ग्रहण भी तो तभी होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगा, और जब चंद्रमा बीच में होगा तो उसके ऊपर लाइट हमारी तरफ नहीं बल्कि दूसरी साइड होगी, क्योंकि सूर्य की तरफ होगी। इसका मतलब जब सूर्य की तरफ लाइट होगी और हमारी तरफ नहीं होगी तो उसी दिन को तो हम कहते हैं अमावस्या। चंद्रमा आसमान में होते हुए भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए कहते हैं कि जब जब सूर्य ग्रहण होगा वो अमावस्या को होगा, न्यू मून डे को होगा, बाकी किसी भी दिन नहीं हो सकता। चंद्र ग्रहण की भी आगे बात करेंगे हम, जो कि केवल पूर्णिमा को होता है, और वो क्यों होता है उसके बारे में भी चर्चा होगी। ठीक है, तो ये था आज के ग्रहण के बारे में बातें। अब जैसा कि मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि केवल और केवल आम लोगों के लिए तो नहीं है, कोई जानकारी जुटाना चाहे तो वो जुटा सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये आगे का वीडियो जो 5 या 7 मिनट का है वो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में लगभग ग्रहण के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे नासा क्या है, इसरो क्या है, अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्यों होते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और कितनी बार हो सकते हैं एक वर्ष में, साथ ही साथ जिसे कहते हैं सिजिगी क्या होती है, उम्ब्रा क्या है, पेनुम्ब्रा क्या है और एंट उम्ब्रा क्या है, इनके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट। मैं थोड़ी सी यहां सफाई कर लूं, इसके बाद बात करते हैं हमारे एजुकेशन वाले वीडियो की। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण होते हैं, यानी जो इक्लिप्सेस होते हैं क्या वो हर एक न्यू मून और फुल मून डे को होते हैं? तो जवाब दीजिए कि हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ रेवोल्यूशन करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसका जो ऑर्बिट है यानी कक्षा, उसका ये प्लेन सरफेस है यानी समतल धरातल है, और जो चंद्रमा हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है उसका प्लेन सरफेस मून उसकी कक्षा का जो समतल है वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का, पृथ्वी की कक्षा यानी अर्थ की ऑर्बिट और चंद्रमा की कक्षा यानी मून की ऑर्बिट, ये दोनों एक प्लेन सरफेस पर नहीं है, एक समतल धरातल पर नहीं है। इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच, इन दोनों कक्षाओं के बीच 5 डिग्री का टिल्ट है, यानी 5 डिग्री का झुकाव है। ये जो 5 डिग्री का झुकाव है, इसी की वजह से हर एक पूर्णिमा को ना तो चंद्रमा की, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर जाती है क्योंकि वो सामने होता ही नहीं है, पूर्णिमा होती है, चांद चमक रहा है, लेकिन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा थोड़ा सा वो ऊपर होता है तो हमारी छाया में नहीं होता, तो पूर्णिमा है, फुल मून डे है, लेकिन लूनर इक्लिप्स नहीं हुआ। और जब अर्थ, मून और सन, कुछ ऐसी कंडीशन, अर्थ, मून और सन, तो इस वक्त भी ये अमावस्या होगी, क्योंकि मून के ऊपर लाइट इस तरफ है तो हमारी तरफ तो डार्कनेस है, अंधेरा है, तो आसमान में चंद्रमा होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देगा और वो अमावस्या का दिन होगा। लेकिन आज ये चंद्रमा यानी मून एग्जैक्टली सन और अर्थ के बीच में नहीं है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, इसलिए अमावस्या होते हुए भी सूर्य ग्रहण नहीं हुआ। और ये पूर्णिमा होते हुए भी, क्योंकि आज चंद्रमा हमारी तरफ से चमक रहा है, सन की लाइट उस पे जा रही है, पूरी तरीके से चांद आसमान में चमक रहा है, पूर्णिमा है, लेकिन चांद हमारी छाया में नहीं है, यानी अर्थ की, पृथ्वी की जो पीछे की तरफ छाया बनती है उसमें चंद्रमा नहीं है, इसलिए ल्यूनर इक्लिप्स नहीं हुआ। तो आप समझ गए कि क्यों हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होते। तो ग्रहण कब होंगे? भाई देखिए, हमारी अर्थ जो है वो ऐसे सन के चारों तरफ घूम रही है। अब ऐसे सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमेगी तो किसी समय पूरे साल भर में वो यहां भी आएगी, यहां आएगी, तो जो चंद्रमा इस जगह पर है, जो ऐसे इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अपना रेवोल्यूशन कर रहा है, तो जब अर्थ यहां पहुंचेगी और मून यहां आएगा, इस पोजीशन से इसके बराबर आएगा, तो ये एक ऐसी पोजीशन होगी जब पूर्णिमा का दिन होगा, हमें पूरा चांद दिखाई देगा यहां से, अर्थ से, लेकिन वो हमारी छाया में भी आएगा, फिर वो इस तरफ जाएगा और वो बीच में भी आ सकता है, यहां पे बिल्कुल अर्थ और सन के बिल्कुल सेंटर में। तो इस वक्त इस अमावस्या को सूर्य ग्रहण भी होगा।
तो किसी किसी अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं और किसी किसी अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते। इसका कारण क्या बताओगे? आप कहो कि जो अर्थ का ऑर्बिट है यानी पृथ्वी की कक्षा है उसका जो समतल है और चंद्रमा की जो कक्षा है उसका जो समतल है वो दोनों एक प्लेन सरफेस पर नहीं है, एक समतल धरातल पर नहीं है, बल्कि पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा के बीच में 5 डिग्री का झुकाव है, 5 डिग्री का टिल्ट है। तो सवाल ये उठता है कि फिर एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं, कितने इक्लिप्सेस हो सकते हैं? तो याद रखिए कि एक वर्ष में इन 1 ईयर आप देख सकते हैं 4 इक्लिप्सेस, 5 इक्लिप्सेस, 6 और मैक्सिमम 7, 4, 5, 6 या 7। तो मिनिमम ग्रहण हो सकते हैं 365 डेज में 4 और मैक्सिमम ग्रहण हो सकते हैं 1 ईयर में 7 मैक्सिमम और 4 मिनिमम। जबकि हर एक पूर्णिमा और अमावस्या तो हम जानते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ ऑलमोस्ट 28 डेज में ही पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी 28 दिन में एक अमावस्या भी हो जाएगी और एक पूर्णिमा भी हो जाएगी। तो हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को अगर ग्रहण लगने लगे तो हमें ग्रहण मिलेंगे 24, एक महीने में 2, 12 महीने में 24, यानी एक वर्ष में 24। जबकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 7। एक वर्ष में सूर्य ग्रहण कितने हो सकते हैं? तो सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, अगर हम केवल सोलर इक्लिप्स की बात करें तो 2 हो सकते हैं और 5 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिनिमम सूर्य ग्रहण पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं एक वर्ष में और मैक्सिमम हो सकते हैं 5। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण एग्जैक्टली पूरी तरीके से सन मून के पीछे आ जाए, यानी चंद्रमा की पूरी छाया पृथ्वी पर हो, ऐसा कई वर्षों में एक बार होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हर वर्ष ना हो, ऐसा हो सकता है और किसी किसी वर्ष हो भी जाता है। ठीक है जी, तो यह हुआ कि ग्रहण कितनी बार हो सकते हैं और हर एक पूर्णिमा और अमावस्या को क्यों नहीं होते, हानिकारक क्यों है ग्रहण, क्यों होता है ग्रहण, इसकी सच्चाई क्या है, कितनी बार हो सकता है, ये बातें हो चुकी हैं। अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती हैं इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। टिल्ट कितना होता है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है और सूर्य ग्रहण एक वर्ष में कितने हो सकते हैं वो भी बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इसरो और नासा से पहले सिजिगी क्या है। देखिए, सिजिगी का मतलब है जब कोई 3 सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कह सकते हैं 3 आकाशीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाएं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये है सूर्य। तो जब ये 3 पिंड एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पोजीशन में आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिजिगी। ठीक है, तो ग्रहण जो होगा यानी जो इक्लिप्स होगा वो हमेशा हमेशा सिजिगी की पोजीशन में होगा, सिजिगी के अलावा कभी भी ग्रहण नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, जब जब ग्रहण होगा सिजिगी होगी, क्योंकि एक दूसरे की छाया, यहां से चंद्रमा की छाया हम पे आएगी तभी आएगी जब वो सीधी रेखा में है, चांद हमारी छाया में तभी जाएगा जब वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। तो सिजिगी के समय ही हो सकता है केवल और केवल ग्रहण। ठीक है जी, अब बात करते हैं उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और एंटुम्ब्रा क्या है। देखिए, ये उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा ये जो दो हैं ये तो होती हैं शैडो यानी छाया। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की स्पेस में जो शैडो बनती है वो कितनी प्रकार की होती है, यानी किसी भी आकाशीय पिंड की जो ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में छाया बनती है वो कितनी प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे 2 प्रकार की, एक उम्ब्रा और एक पेनुम्ब्रा। वो ये क्या क्या होती हैं जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां पर है सन, यहां पर है हमारी अर्थ और हमारा चक्कर लगाने वाला मून, चंद्रमा है यहां पर, ये है चंद्रमा, या फिर कहें ये है हमारी अर्थ की छाया। देखिए, सन बड़ा है, अर्थ छोटा है और मून उससे भी छोटा है। जहां तक हमारी अर्थ की कंप्लीट शैडो है, कंप्लीट छाया है, उस छाया को हम बोलते हैं उम्ब्रा। तो उम्ब्रा का मतलब होता है कंप्लीट शैडो यानी पूर्ण छाया, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब उसके ऊपर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो चंद्र ग्रहण होगा वो तभी होगा जब पूरी तरीके से वो हमारी छाया में हो, अर्थ की छाया में हो, और हम कहेंगे कि मून इज इन द उम्ब्रा शेड,
यानी इस वक्त जो चंद्रमा है वो उम्ब्रा छाया में है। और देखिए, अगर मून हमारे बीच में है, चंद्रमा हमारे बीच में है, तो चंद्रमा की जहां पूरी छाया बनेगी वहीं पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो पूरा सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देता है उस छाया को किस नाम से जानते हैं? उस छाया को भी हम कहेंगे उम्ब्रा। उम्ब्रा का मतलब कंप्लीट शैडो, पूर्ण छाया। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर आपको देखना है तो वो उम्ब्रा में होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। फिर ये पेनुम्ब्रा क्या है? पेनुम्ब्रा का मतलब है, जैसे मैं यहां पर दो तरीके से और लाइन बनाता हूं, कुछ इस तरीके से। ये ए और बी ऐसी जगह हैं जहां पर सन की लाइट है तो सही, लेकिन पूरे सन की लाइट नहीं है। यानी अगर मैं ए जगह से देखना चाहूं तो मैं पूरे सन को नहीं देख सकता, ना ही तो बी जगह से देखना चाहूं तो पूरे सन को नहीं देख सकता। अगर सूर्य कई सारी लाइट हैं, ये मान लेते हैं कि सूर्य जो है वो 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइट हैं, तो क्या हम बी जगह से 6 की 6 लाइट देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बी जगह से हम केवल ये 2 लाइट देख सकते हैं। क्या हम ए जगह से ये सारी लाइट देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ए जगह से ये 3 लाइट ही हम देख सकते हैं। इसका मतलब इन जगहों पर, यानी जो ए एरिया है और बी एरिया है, यहां पर सन की लाइट है तो सही, लेकिन पूरे सन की लाइट नहीं है। तो जहां पर लाइट भी हो और थोड़ा सा हेजीनेस भी हो, यानी धुंधलापन भी हो, तो उसको बोलते हैं हम पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा का मतलब होता है इसको हम कह सकते हैं पार्शियल शेडो, यानी उपछाया या प्रच्छाया। अब क्या होगा, जब चंद्रमा हमारा चक्कर लगाते वक्त कभी इस छाया में होगा, तो इस छाया में होगा तो ये जो चंद्रमा है इस पे छाया भी होगी, हल्की फुल्की, हो सकता है वो इस तरीके से हो, तो छाया भी होगी और उस पे रोशनी भी होगी। तो हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? हमें चंद्रमा दिखाई देगा धुंधला, यानी हेजी दिखाई देगा। क्यों हेजी दिखाई देगा? देखिए, अगर इसी स्टूडियो में मैंने अभी 8-10 लाइट जला रखी हैं, उसकी बजाय केवल मैं एक लाइट जला दूंगा, तो आप देखेंगे कि हल्का सा हेजीनेस आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि लाइट तो जल रही है लेकिन सारी लाइट नहीं जल रही। तो फिर क्या हुआ? आप कहेंगे छाया सी भी दिख रही है, लाइट सा भी दिख रहा है। बस ऐसा जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है जी। तो पेनुम्ब्रा क्या है वो मैंने आपको बताया कि जब चंद्रमा आधा धुंधलेपन के साथ दिखाई दे तो उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। अब बात करते हैं एंटुम्ब्रा क्या है। देखिए, एंटुम्ब्रा जो है वो छाया नहीं है बल्कि वो पोजीशन होती है। कैसी पोजीशन? देखो, अगर ये सन है, ध्यान से देख लीजिए, और ये हमारी अर्थ है, तो इसकी छाया कहीं ना कहीं जाके खत्म होने वाली है इस तरीके से, क्योंकि ये छोटी है और इसकी जो शैडो है वो लगातार छोटी हो रही है और यहां जाके फिनिश हो गई। अगर हमारा रेवोल्यूशन करने वाला मून, हमारा चक्कर लगाने वाला चंद्रमा किसी दिन यहां पहुंच गया इस जगह पर, तो क्या होगा चंद्रमा के साथ? चंद्रमा के साथ ये होगा कि उसके सेंटर में अंधेरा होगा और चारों तरफ लाइट होगी, और हमें जो मून है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आसमान में। ऐसा लगेगा चांद के बीच में छाया है और चारों तरफ लाइट है। मतलब क्या हुआ? मून के ऊपर उम्ब्रा छाया भी है और पेनुम्ब्रा छाया भी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई सेलेस्टियल बॉडी, कोई आकाशीय पिंड के ऊपर उम्ब्रा छाया भी हो और पेनुम्ब्रा छाया भी हो, तो जब दोनों छाया वाली पोजीशन में होता है, दोनों शैडो वाली पोजीशन में होता है, तो उस पोजीशन को कहते हैं एंटुम्ब्रा पोजीशन। ठीक है, तो एंटुम्ब्रा पोजीशन भी मतलब वो इतनी दूर जा चुका है कि है तो बिल्कुल सामने, लेकिन वो उसकी पूरी छाया के अंदर नहीं, छाया से बाहर आ चुका है, सामने होते हुए भी ग्रहण नहीं होना। तो ये हुआ एंटुम्ब्रा पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी हमारे इसरो के बारे में। देखिए, इसरो भारत के अंदर स्पेस के बारे में रिसर्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, रॉकेट बनाता है और भारत सरकार के अंडर आता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको सीधे तौर पर इसरो सूचित करता है, रिपोर्ट करता है। तो किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसरो डायरेक्टली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, किसको अपनी जवाबदेहिता देता है,
किसको रिपोर्ट करता है? तो आप कहो कि इसरो जो है वो डायरेक्टली इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। दूसरी बात, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? तो आप कह सकते हैं बेंगलुरु में है। इसरो की दो और संस्थान हैं, एक का नाम है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, पहली बात तो इसका पूरा नाम याद रखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो कब बना था? तो इसकी बात आती है कि इसरो बना था सबसे पहले, इसकी एक संस्था बनी थी, या फिर कहें कि 1972 में इसरो बना था, 1972 में। इससे पहले जिसे कहते हैं 1962 में, एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको, 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली कोशिश की थी और उस वक्त बनाई थी INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसरो का सबसे पहले जो पार्ट बना था या किस रूप में इसरो को एस्टेब्लिश किया था, तो आप कहिए कि 1962 में सबसे पहले इसरो की एक कमेटी के रूप में बनी थी, एक तरीके से एक संस्था के रूप में बनी थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। कब? 1962 में। किसके द्वारा यह रिकमेंड की गई थी, किसने इसके ऊपर फोकस किया? तो आप कहो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये किसकी देखरेख में बनी थी? तो जो विक्रम साराभाई थे उनकी देखरेख में बनी थी। विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई ने इसकी देखरेख की और उसके उनके अंडर, तब तक इसरो नहीं बना था। इसरो, इससे जो इसरो बना वो बना 1969 में। तो ये 1969 में बना इसरो और तब ये सीधा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंडर में आया 1972 में। तो 1972 से ये काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसरो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, तो वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष का जो विभाग है हमारा, उसके अंडर इसरो काम करता है। अब इसरो की दो संस्थाएं और हैं, एक है सतीश धवन स्पेस सेंटर। जरा दो और इसके सेंटर्स की बात कर लेते हैं। जो इसरो है, नासा की कोई खास जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी देखेंगे। इसरो की पहली जो संस्था है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहां से क्या काम होता है? तो यहां से जो काम होता है वो होता है भाई जो रॉकेट लॉन्च होता है। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, उसका मूल कार्य क्या है, मेन काम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि उसका रॉकेट लॉन्चिंग का ही मेन काम है, यानी रॉकेट लॉन्चर सेंटर है ये बेसिकली। ठीक है, ये जो बना था सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये बना था 1 अक्टूबर 1971 में। तो 1 अक्टूबर 1971 में इसको बनाया गया था। एक तो ये संस्था है इसकी अलग से, जो हम इसरो की बात करें तो उसकी एक संस्था। दूसरी संस्था है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, हाँ, इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में, बेंगलुरु कर्नाटका में है इसरो का हेडक्वार्टर। और जो विक्रम साराभाई स्पेस ये है स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर,
इसका जो हेडक्वार्टर वो है केरला के अंदर थिरुवनंतपुरम में। थिरुवनंतपुरम केरला। इसका क्या काम है? इसका जो मूल काम है वो है रॉकेट के बारे में डेवलपमेंट करना, रिसर्च करना और स्पेस के बारे में रिसर्च करना। तो इस सेंटर के ऊपर होता है रिसर्च और इस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट को लॉन्च करने का काम होता है। हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर बताएंगे वो बेंगलुरु के अंदर है। किसके अंडर काम करता है? तो ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी डीओएस जो है वो भारत सरकार का। किसको रिपोर्ट करता है सीधे तौर पे? तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। कब बना था? इसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, किसने रिकमेंड किया था? और पहले जो विक्रम साराभाई थे वो साइंटिस्ट ही थे जो इसके हेड थे और उन्हीं की देखरेख में ये बना था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नासा के बारे में, जरा सी। जो नासा है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे इसरो की जैसे ही है, लेकिन यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये डिफेंस के बारे में, यानी जो वहां की रक्षा है, इसके अलावा जो स्पेस है उसके बारे में बातें करता है और रिसर्च करता है, और साथ ही साथ बहुत सारी स्टडी करने के बाद में नए नए इक्विपमेंट्स बनाता है, रॉकेट बनाता है, वहां की रक्षा को कैसे मजबूत किया जाए अमेरिका की, ये सारे कार्य करता है अमेरिका के लिए। पूरी देश दुनिया पे निगरानी रखता है अमेरिका के लिए। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वहां पर। तो ये था आज के ग्रहण और ग्रहण के बारे में सारे के सारे फैक्ट। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं नए नए जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूं और आपके लिए बिल्कुल साइंटिफिक वे में, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके सारे फैक्ट्स प्रोवाइड करवाता हूं। तो अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। जल्द ही मैं अगली वीडियो के साथ आऊंगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।